हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें हम आज बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा कर लिया है, उसकी सभी प्रश्नावलियां पूरी कर ली हैं और हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे उन पे। और आज हम करेंगे बहुपद, जो कि हमारे कक्षा 10वीं के लिए गणित की बुक में चैप्टर नंबर 2 है। बहुपद के बारे में हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। वहाँ पे हमने जाना था कि कौन कौन से बहुपद होते हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं होते। एक बार हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो देखेंगे और उससे आगे फिर हम 10th क्लास में आ जाएंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हमने 9th क्लास में बहुपद को पढ़ा था, वो होता क्या है, कैसे हमने किया था, वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो जैसा कि 9th क्लास में बताया था वो सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये लिखा क्या है कि 9th क्लास में जो हमने बहुपद पढ़ा था, बहुपद एक समीकरण जिसमें 2 से अधिक बीजगणितीय शब्द। तो ये बीजगणितीय शब्द क्या होते हैं? ये बीजगणितीय शब्द, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक बहुपद है, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था। बहुपद के बारे में थोड़ा बहुत तो हमें पता ही होगा कि बहुपद क्या है, बहुपद क्या नहीं है। तो ये हमारे पास एक बहुपद है, इसमें बीजगणितीय मीन्स ये वाले जो नंबर हैं, ये नंबर, ये हमारे बीजगणितीय होते हैं। शब्द होते हैं विशेष रूप से कई शब्दों का योग। यहाँ पे 2 शब्दों का योग हो रहा है, यानी कि कई शब्दों का मतलब 2 या 2 से ज्यादा शब्दों का योग। तथा घटा देखो यहाँ पे घटा भी हो रहा है ना, घटा जिसमें एक ही चर की अलग अलग घातें हो। यहाँ पे चर एक ही है, इसकी घातें 2 है, इसकी घातें 1 है। यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे एक घात 3 भी है, 2 भी है, 1 है। मतलब चर तो हमारे पास एक ही है, लेकिन उसकी घातें जो है वो अलग अलग है। ठीक है, घातें अलग अलग होती हैं। और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है क्या कि घात हमेशा पूर्ण संख्या, ये बात याद रखना कि घात हमेशा पूर्ण संख्याओं में होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पे घात पूर्ण संख्याओं में है। अगर घात किसकी घात, चर राशि की घात अगर पूर्ण संख्याओं में है तो वो ही हमारे पास क्या होगा, बहुपद होगा। अगर पूर्ण संख्या में नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। एक बार एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम कौन कौन से बहुपद हैं, कौन कौन से बहुपद नहीं है। मैंने ये 7 एग्जाम्पल लिए रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ये 4x + 2। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि बीजगणित शब्द विशेष रूप से कई शब्दों का योग तथा घटा। तो कई शब्दों का योग भी है और घटा भी है। इसमें चर की अलग अलग घातें होंगी। तो हमारे पास चर ये 1 है और इसकी घात यहाँ पे क्या है, 1, और घात भी क्या है, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे घात क्या है, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे ये हमारा बहुपद होगा। अब इस पे देख लेते हैं, इसमें हमारे पास चर राशि है और उसकी घातें क्या है, पूर्ण संख्या। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मीन्स ये भी हमारे पास क्या होगा, एक बहुपद होगा। अब ये देखते हैं, ये हमारे पास बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 के बटे में x है, और जब भी बटे में x होता है और वो तब भी ऊपर आएगा। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो इसे कुछ ऐसा लिखेंगे, तो ये 1 बटे में है ना, ये x बटे में है 1 की, तो ये ऊपर आएगा तो घात माइनस में हो जाएगी इसकी। तो मतलब ये हो जाएगा x -1 और -1। ये x ऊपर आएगा तो घात मैंने माइनस में 1 कर दी। यहाँ पे घात इसकी 1 थी और ये ऊपर गया तो माइनस में हो गया। तो मतलब ये जो है हमारा घात पूर्ण नहीं है, यहाँ पे एक पूर्ण संख्या में घात नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब इससे देखते हैं नीचे x में है, तो इसकी घात पूर्ण संख्या है, 3 2 1 पूर्ण संख्या है, तो ये हमारे पास बहुपद होगा। ठीक है, अब इससे नीचे इस वर्गमूल का मतलब, ये वर्गमूल लग रखा है x पे, तो इस वर्गमूल का मतलब क्या होता है, इस वर्गमूल को अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो इसका मतलब होता है x की घात 1/2 और जमा 2। तो क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, तो मतलब ये भी हमारा क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। इसी तरह ये भी देख लेते हैं, इसमें क्या है, u की घात 6 है, u की घात 4 है, u की घात 2 है, u की घात 1 है। सभी घातें पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं, तो मतलब ये हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, इसमें x 1 के बटे में है,
x की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2x की पावर 1 और प्लस 3, ये सारा 1 के बटे में है तो ये ऊपर जाएगा तो सारे की होल पावर क्या होगी -1, और पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, मतलब पावर होनी चाहिए हमारे पास पूर्ण संख्याएं, तो ये हमारे पास बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आई मेरी? हमने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं बहुपद, कौन कौन से बहुपद होंगे, कौन कौन से बहुपद नहीं होंगे। तो बहुपद के बारे में हमें पता चल गया किसे हम बहुपद कहेंगे, किसे बहुपद नहीं कहेंगे। अब देख लेते हैं कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। वो प्रकार, जितने बहुपद के प्रकार को हमने उसकी घात के हिसाब से बांट रखा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारे बहुपद के प्रकार हैं, ठीक है। तो जो चर राशि है उसकी घात अगर 1 है, कितनी, 1 घात है, तो वो हमारा क्या होगा, रैखिक बहुपद। इसके मैंने एग्जांपल भी लिख रखे हैं, जैसे कि हमारे पास ये 2 एग्जांपल हैं, तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि x की घात 1 ही है ना, यहाँ पे y की घात भी 1 ही है, तो ये हमारे 2 किसके एग्जांपल हो गए, रैखिक बहुपद के एग्जांपल हो गए। अब जिसकी घात 2 है, जिसकी घात 2 है वो हमारे पास क्या होंगे, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे y की घात 2 है तो -2, y की घात 2 है तो यहाँ पे घात 2 हो गया, और y है, y एक चर राशि, चर राशि की घात, चर की अलग अलग घात, तो चर हमारे पास y है, y की अलग अलग घातें क्या है, 2 यहाँ पे, तो 2 केवल 2 घात है, तो ये हमारा द्विघातीय बहुपद हो गया। ऐसे ही हमारे पास नीचे वाला x की मैक्सिमम, मतलब x की जो अधिकतम घात देखनी है हमें, ठीक है, x या y जो भी उसमें चर राशि है उसकी अधिकतम घात देखनी है, तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 2, ठीक है। ये तो हमारे होंगे द्विघात बहुपद के उदाहरण। और ये हम देख लेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात में मतलब x वो चर, जिसमें जो भी चर राशि है उस बहुपद में उसकी अधिकतम घात 3 हो, कितनी, उसकी अधिकतम घात 3 हो, तो वह हमारा क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद। ऐसे हमारे अगर 4 होंगे तो उसे और चतुर्घातीय बहुपद कह देंगे, ऐसे करते करते और भी प्रकार बन जाएंगे। तो ये हमारे मुख्य है जो हमने 3 पढ़ लिए। अब हम देखते हैं इसमें चर और एक और नाम आता है अचर, चर राशि और अचर राशि। अचर राशि वो होती है जो अपने आप में बिल्कुल स्थिर है, ना तो हम उसके कुछ जोड़ सकते ना कुछ घटा सकते, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। और चर राशि का मतलब वो अपने आप में फिक्स नहीं है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखें तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास ये जो x है, ये हमारे पास चर राशि है, ठीक है, ठीक है। और जो ये 2 है हमारे पास क्या है, अचर राशि, ठीक है, अचर है हमारे पास, और ये हमारे पास चर है। ये x नहीं है, पूरा ही चर है हमारे पास 4x, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये हमारे पास चर हो गया, ये 2 हमारे पास अचर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है कि इसमें ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अचर, और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, चर y की वैल्यू, ठीक है। ऐसे इनमें हम देख लेंगे, ये हमारे पास बहुपद होगा नहीं, इसमें x चर है और वर्गमूल 2 जो कि हमारे पास अचर राशि है। इसी तरह हम इन सभी में देख लेंगे। अब आइए हम देखते हैं कि बहुपद की घात, ठीक है, बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात वो होती है जो बहुपद में जो चर राशि है, बहुपद में जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात क्या है, ठीक है। बहुपद में जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात क्या है, वो ही हमारा बहुपद की घात होगा। आइए एक बार एग्जांपल में फिर से देखते हैं। तो बहुपद की घात यहाँ पे लिख देंगे, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं बहुपद की घात, ठीक है, बहुपद की घात। तो इस पहले वाले में देखेंगे तो बहुपद की घात कितनी है, 1। दूसरे वाले में बहुपद की मैक्सिमम घात, यानी कि जो चर राशि है उसकी अधिकतम घातें हमें देखनी है, तो चर राशि y है, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2, तो यहाँ पे हो जाएगी इसकी बहुपद की 2 घात हो जाएगी। यहाँ पे ये बहुपद नहीं होगा तो इसकी कोई घात भी नहीं होगी। यहाँ पे इसकी घात कितनी होगी, 3, ये बहुपद ही नहीं होगा। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या होगा, इसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 6, और ये हमारे पास बहुपद नहीं होगा।
ठीक है, तो ये हमने देखी। हाँ, एक बार इनके तरीके से देखते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघातीय बहुपद क्या होते हैं और त्रिघातीय बहुपद क्या होते हैं। तो जिनकी बहुपद की घात 1 है वो हमारे पास रैखिक बहुपद होंगे। लिख देता हूं, अगर घात 1 है तो वो हमारे पास क्या होंगे, रैखिक बहुपद। जिनकी घात 2 है वो द्विघात बहुपद, और जिनकी घात 3 है वो त्रिघात बहुपद। ऐसे घातें बढ़ते जाएंगे, उनके नाम भी उनकी घातों के हिसाब से चेंज होते चल जाएंगे। ठीक है, हमने ये अभी तक पढ़ा है कि बहुपद होते क्या है, कौन कौन से बहुपद होते हैं, कौन कौन से बहुपद नहीं होते, और उनकी घातों के बारे में पढ़ा है, और उनकी घात के हिसाब से उन बहुपद को अलग अलग नाम भी दिया गया है। ठीक है, अब हम एक नई चीज पढ़ेंगे जो कि हमारे बहुत ही काम आने वाली चीज है, और वो हम पढ़ेंगे शून्यक के बारे में। आइए एक बार देख लेते हैं शून्यक होता क्या है। आइए अब हम देखते हैं शून्यक के बारे में। शून्यक हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। एक रैखिक समीकरण का शून्यक कैसे निकालते हैं, एक बार उसको दोहराते हैं और फिर आगे शून्यक के बारे में और बात करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए मैं ये मेरे पहले वाली ही समीकरण ले लेता हूँ, तो ये बहुपद में पहले वाला बहुपद ले लेता हूँ, रैखिक बहुपद है। तो ये है हमारे पास 4x और प्लस 2। ठीक है, इसका बहुपद निकालेंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, px। ठीक है, इसका शून्य का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो भी बहुपद है उसमें जो चर राशि का एक ऐसा मान लेंगे, क्या चर राशि का एक ऐसा मान लेंगे जिस मान पे वो सारा बहुपद क्या हो जाए, 0। एक बार फिर से सुने, एक बहुपद में जो चर राशि है उस चर राशि की एक ऐसी वैल्यू लेनी है हमें जिस वैल्यू पे वो सारा बहुपद क्या हो जाए, 0। जो हमने जो वैल्यू ली थी वही हमारा बहुपद कहलाता है, वही हमारा शून्यक कहलाता है। ये बात समझ में आई? एक बार करके देख लेते हैं, हमने 9th क्लास में भी किया था। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले जो बहुपद है उसको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो मैंने इसके 0 के बराबर रख दिया। अब यहाँ से इसको कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये होगा 4x बराबर -2 और x बराबर ये कट जाएगा -1/2। तो ये जो है हमारा x की वैल्यू, x की वैल्यू जो -1/2 है, यही तो हमारा शून्यक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, शून्यक। तो एक रैखिक समीकरण का शून्यक हमने 9th क्लास में भी सीखा था, हमने बस उसको एक बार रिवाइज किया है। तो शून्यक का मतलब समझ में आया क्या होता है? शून्यक का मतलब एक बहुपद में चर राशि का वो वैल्यू जो उस बहुपद में रखेंगे और रखने पे सारे बहुपद का वैल्यू, सारे बहुपद का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, 0। तो जब वो चर राशि हमने ली थी वही हमारे पास क्या होगी, शून्यक होगी। शून्यक को हमने ऐसे निकालना भी सीखा था। आगे हमने 9th क्लास में द्विघातीय बहुपद का भी निकालना सीखा था और त्रिघाती का भी निकालना सीखा था। ठीक है, तो अभी तो मैंने ये लिया है शून्यक के लिए। अच्छा, शून्यक अगर देखा जाए हम द्विघातीय बहुपद का भी निकालेंगे, आगे त्रिघात का भी निकालेंगे। ठीक है, तो शून्यक का मतलब समझ में आया। लेकिन देखो एक और एक्स्ट्रा बात यह है कि हमारे पास शून्यक अगर ग्राफ से, डायरेक्ट ग्राफ से देखा जाए तो शून्यक क्या क्या होंगे। हमें ये देख लिया कि x बराबर -1/2 है, ये शून्यक है हमारा। ठीक है, और आप ये देखेंगे कि हम px की जगह जो क्या रखेंगे, y। ये हमारा किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम बहुपद को px के बराबर रखते हैं, मतलब y के बराबर रखते हैं, हमने 9th क्लास में सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 करने पे x का जो मान मिलेगा
y की वैल्यू 0 करने पे x का जो मान मिलेगा वो मान हमारा शून्य होगा, ठीक है। और x के इसी मान पे रैखिक समीकरण में जो ग्राफ बनेगा x के इसी मान पे प्रतिच्छेदित होगा वो, ठीक है। एक बार शून्य को समझ में आ ही गया हमें, और एक बार हम इसको ग्राफ से भी देख लेंगे। ग्राफ से देखने के बाद ग्राफ को देख के हम कैसे डिफाइन करेंगे या फिर कैसे परिभाषित करेंगे कि कितने शून्य हैं कितने नहीं है, ठीक है। तो वो हम एक बार ग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे करेंगे उनके बारे में। और अभी तक हमने शून्य को एक रैखिक बहुपद में निकालना सीखा था। आगे आगे हमने 9th क्लास में भी ये सीखा था कि द्विघातीय बहुपद को हम कैसे, द्विघातीय बहुपद से हम कैसे शून्य निकालते हैं और त्रिघातीय बहुपद से हम कैसे शून्य निकालते हैं। अब हम सीखेंगे ग्राफ की मदद से बताना, कि ग्राफ को देख के उसमें बताएंगे कि कितने बहुपद हैं और कितने बहुपद नहीं हैं। अब ग्राफ को देख के कैसे बताएंगे, एक छोटी सी बात ध्यान रखो कि ग्राफ में जब भी हम देखेंगे, जो ग्राफ में लाइन जो है हमारी एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रही है, वो कितनी बार उसको प्रतिच्छेद कर रही है, जितनी बार वो उसको प्रतिच्छेद करेगी उतना ही उसमें शून्य होगा। आइए एक बार ग्राफ की मदद से हम समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने एक ये एग्जाम्पल लिया है, बाकी ये मैंने उदाहरण के लिए ऐसे ही बना दिए ताकि समझ में आ जाए। चलिए ये देख लेते हैं। पहले यहाँ से पहले मैं इसका शून्य निकालूंगा, उसके बाद चेक करेंगे कि ये ग्राफ में बताता क्या है हमें, ठीक है। तो इसका शून्य निकाल लेते हैं। पहले हम यहाँ पे, ये हमारा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो शून्य निकालने का बताया था हमने कि बहुपद के बराबर में हम 0 रख के उसका शून्य निकालेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, 2x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा 2x बराबर -3, और ये x की वैल्यू हमारे पास -3/2। इसका मतलब ये है कि x के इस मान पे, x की इस वैल्यू पे, x एक्सिस की इस वैल्यू पे जो लाइन, जो ग्राफ में जो लाइन बनेगी वो हमें प्रतिच्छेदित मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे -3/2 पे हमें इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कब, जब y की वैल्यू 0। अगर एक सीधी सी बात देखी जाए तो ग्राफ में चेक करेंगे y की वैल्यू 0 पे, x एक्सिस की वैल्यू पे हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखी, तो x एक्सिस पे ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे, तो मतलब ये हमारा शून्य होगा, ठीक है। तो x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा ग्राफ में, x एक्सिस को ये जो लाइन है जितनी बार कट करेगी उतने ही उसमें शून्य होंगे। ऐसे हम इन शून्य को डिफाइन कर सकते हैं ग्राफ की मदद से, ठीक है। ग्राफ में देख के बता सकते हैं कि उसमें कितने शून्य हैं और कितने शून्य नहीं हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, पहले इसमें हमने देख लिया डिटेल में, अब हम इसमें देखते हैं इसमें शून्य जो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, 3 बार। कहाँ कहाँ, सबसे पहले तो यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो इसके 3 शून्य होंगे हमारे पास, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें हमारे यहाँ पे एक ही पॉइंट पे टच हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास एक ही शून्य होगा, ठीक है। मतलब एक पॉइंट पे हमें शून्य मिलेगा, ठीक है। इस x की इस वैल्यू पे शून्य, x की इस वैल्यू पे y की वैल्यू हमें 0 मिलेगी, ठीक है। शून्य का मतलब समझ में आया ना, यहाँ से शून्य 1 मिलेगा, यहाँ से देखेंगे तो शून्य 2 मिलेंगे। ये x एक्सिस कितनी बार कट कर रही है, 2 बार, तो मतलब यहाँ से शून्य 2 शून्य मिलेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे ये हमारे जो ग्राफ में बता रहा है कि यहाँ पे x एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे कोई शून्य नहीं होगा, ठीक है।
इसी तरह से हम ग्राफ की मदद से बता सकते हैं कि कौन कौन से शून्यक होंगे और कौन कौन से शून्यक नहीं होंगे। आइए देखते हैं हमारे प्रश्नावली 2.1 में पहला जो प्रश्नावली पूरी 2.1 पूरी इसी बेसिस पे है कि उसमें देख के, उसमें एक ही तो क्वेश्चन है शायद, और उसमें देख के बताना है कि कौन कौन से शून्यक हैं और कौन कौन से शून्यक नहीं है। इन ऐसे ग्राफ हमें दिए मिलेंगे और उस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस लाइन पे जितनी बार कट मिलेगी उतने शून्यक होंगे और जितने बार कट नहीं करेगी उतने शून्यक नहीं होंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2.1 में। आइए अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली 2.1 का। हमने इससे पीछे किया था कि हम कैसे ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि उसमें कितने शून्यक हैं। इसी तरह से प्रश्न नंबर 1 में भी ऐसा ही करना है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 को। तो हम ग्राफ को देख के बताएंगे कि जो ग्राफ में जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, जितनी बार कट करेगी उतना ही उसमें शून्यक होंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 के फर्स्ट वाले भाग को। इसमें जो ये लाइन है ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही, तो मतलब यहाँ पे कोई भी शून्यक नहीं होगा। ठीक है, नहीं है। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे क्या हमारे पास एक्स एक्सिस लाइन को ये एक बार कट कर रही है, तो मतलब इसमें एक केवल ठीक है। अब ये कितनी बार कट करेगी इसको, 1 2 और 3। एक, दो और 3 केवल, तो इसमें कितने शून्यक होंगे, 3। तो ये होगा केवल 3 शून्यक। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये वाला पार्ट भाग नंबर 4। तो इसमें ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रही है, तो लिखेंगे केवल 2 शून्यक। ठीक है, अब ये देख लेते हैं इसमें कितने 4, तो इसमें कितने शून्यक होंगे 4। इसमें 1 2 3 ये टच कर रही है ना हमारा, तो ये भी हमारा क्या होगा, शून्य की होगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे 1 2 3, तो इसमें 3 शून्यक होंगे। हमने देख लिया प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली 2.1 का, और इसी से हमारी प्रश्नावली 2.1 समाप्ति भी हो गई। अब आगे हम करेंगे प्रश्नावली, अगली वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को लेके आएंगे। और अगर हमारा ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो के लिए थैंक यू।